हे व्हाट्सअप के हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ डू वी अटेम्प्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस की थी स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिख जाएगा, पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ये वीडियो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के रेलेवेंट होने वाली है। इंटर के लिए एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा अगले 2-3 दिन में। अब आप में से कुछ सोचेंगे सर एमसीक्यू क्वेश्चन है, फाउंडेशन और इंटर से क्या फर्क पड़ता है? एमसीक्यू तो एमसीक्यू रहेगा। गलत। दोनों जगह इंटर और फाउंडेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन में फंडामेंटल डिफरेंस है। पहली बात, फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 100% ही ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे, एमसीक्यू बेस्ड पूछेंगे, जबकि इंटर के अंदर कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आएंगे बट 30% आएंगे, जबकि वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा। सो कंसीडरिंग दिस फैक्ट, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाएंगे दोनों स्टेजेस पे वो अलग हो जाएंगे। इंटर में आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ केस ओरिएंटेड क्वेश्चंस इन एमसीक्यू, व्हेयरएज आई डोंट थिंक देयर विल बी सच केस एट फाउंडेशन लेवल। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर फाउंडेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। इफ यू गिव अ राइट रॉन्ग आंसर then there is a minus 0.25 marks negative marking, whereas at CA inter level there is no negative marking. That is why I said inter के लिए वीडियो अलग बनाएंगे। अभी हम डिस्कशन करते हैं सिर्फ फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के डाउट की। तो पहला डाउट फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसीके और मैथमेटिक्स जब टोटली ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो इसकी तैयारी कैसे करनी है हमको। तो सबसे पहली बात देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर तो डिस्क्रिप्टिव आए या ऑब्जेक्टिव आए, वहां तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां तो रटने वाला मगअप करने वाली कोई चीज होती नहीं है। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल जाएगी अगर वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो। अब 11th-12th क्लास में आपने डिस्क्रिप्टिव वे में बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर या इकोनॉमिक्स बोलते थे उस समय, उसका पेपर किया है, तो वहां पर सोच ही अलग होती थी। वहां पे प्रेजेंटेशन पे फोकस होता था, ये पॉइंट्स कवर करने आंसर में, वो सारा फोकस होता था। मगर यहां पर क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है तो ध्यान देना, आपको चीजों को मगअप नहीं करना। आपको अगर किसी एक चीज के अंदर 8 पॉइंट है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से हमारा इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी वाला एक टॉपिक आएगा, उसमें आएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 11 पॉइंट्स होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो 11 पॉइंट याद करने पड़ते, मगर क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अब जरूरी ये है कि वो 11 पॉइंट याद हो ना हो, उनका मतलब जरूर समझ लिया हो आपने, ताकि अगर उसको घुमा फिरा कर किसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो पूछेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हो। तो पहली चीज याद रखना, तैयारी करने की एक ही स्ट्रेटजी है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी, मल्टीपल रीडिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके में तो मल्टीपल रीडिंग करना, बार बार स्टडी मटेरियल को ही रीड करना, या स्टडी मटेरियल जैसी बुक्स को, जैसे मैंने कहा था मेरी बुक स्टडी मटेरियल पे बेस्ड है, आप बार बार अगर उस बुक को रीड करके जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी टू स्कोर वेल। रट्टा मारने की, याद करने की, मेमोराइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन आएंगे। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड द बुक मल्टीपल टाइम्स। अब आते हैं अगली चीज पर। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं फाउंडेशन लेवल पे जिसका आंसर एक नहीं एक से ज्यादा लग रहा होता है। यानी ये पढ़ो, ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, ये भी ठीक लग रहा होता है, सी पढ़ो, ये भी ठीक लग रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? और लेट मी टेल यू, अगर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है और आप काफी सब्सटेंशियल क्वेश्चन कर चुके हो, आपको हर चैप्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मैथमेटिक्स में आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा ज्यादा, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके में तो ऐसा बहुत होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। अब यहां पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जिसका मैंने नाम रखा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके चारों ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर आप ए पढ़ के आपको सही लग रहा है, दैट डज नॉट मीन ए पे टिक किया और बाकी 3 पढ़े ही नहीं। हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर चाहे आपका एक पार्ट या बी पार्ट आपको सही लग रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर ऑल दी अदर ऑप्शंस, पढ़ना जरूर है। अब जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे, आपको सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको गलत आंसर को एलिमिनेट करना है। सही आंसर ढूंढोगे, गलती होने की चांसेस ज्यादा होंगी, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर कई बार ठीक लग रहे होते हैं। गलत को पहले स्किप करते जाओ, गलत को एलिमिनेट कर दो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जब उनको एलिमिनेट कर दोगे, काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे, 3 गलत आंसर एलिमिनेट हो गए और एक जो बचा वो करेक्ट है।
काफी क्वेश्चन में तो ऐसा ही हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, दो एलिमिनेट हो गए, दो रह गए, वहां पर हमें अगला स्टेप लगाना है। जब एक से ज्यादा आंसर ठीक लग रहे हो तब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा कि हाँ भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लग रही है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही लग रही है तो चेक करो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो एक बार इसको इसको मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, जो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन उठा लिया। ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके पास मेरी बुक है या नहीं है, आपको अपना स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। चैप्टर 1 में आपने स्कैरसिटी का टॉपिक पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पहली बार हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन रीड करेंगे और जो बिल्कुल बकवास लग रहा है उसे एलिमिनेट कर देंगे। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, अपने आप से पूछना है क्या ये पहली बार पढ़ के बकवास लगा? सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, यही तो स्कैरसिटी होती है। तो पहली बार में मेरे को पढ़ के इसको एलिमिनेट करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट स्कैरसिटी ओनली एंड वी ऑल नो इट्स अ फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इकोनॉमिक्स। आपकी बुक के पहले पेज पे दे रखा है नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो इसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूं, इसको रख लेता हूं, इस पे डॉट लगा लेंगे, सिर्फ ये कि ये सही लग रहा है। आगे, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस। प्राइम फसाए पढ़ के ही बेकार लग रहा है, हमें कभी भी चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। अरे स्कैरसिटी की वजह से पहली चीज यही होती है दैट वी हैव टू डू चॉइसेस एंड दैट इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है, आपको देख के पता लग जाएगा कि ये बी पॉइंट बिल्कुल बकवास है, गलत लग रहा है। वी मस्ट डिवेलप वेज टू डिक्रीज आवर वांट्स। क्या इकोनॉमिक्स कहीं पर भी ये कहता है अपनी वांट्स डिक्रीज कर लो? इकोनॉमिक्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं चलती कि अपनी वांट्स कम कर लो। इकोनॉमिक्स कभी भी वांट्स कम करने को नहीं बोलता, तो ये भी गलत लग रहा है। बी और सी पॉइंट तो प्राइम ऐसा ही देख के गलत लग रहे हैं, तो इलॉजिकल सी बात कर रहा है। डी बात करते हैं, द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। क्या बात सही लग रही है, गलत लग रही है? मेरे को तो पहली बार में सही लग रही है। लाइन क्या कह रही है, अगर हमें वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो हमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, विच इज ट्रू। इसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। आपको अपनी पहले दूसरे पेज पे ये चीज मिल जाएगी, व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन ओल्ड डेफिनेशन, और वन ऑफ द डेफिशिएंसी वाज इट डज नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी सही लग रहा है। अब दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जहां पर पहली रीडिंग करने के बाद एक से ज्यादा आंसर सही लगता है। अब यहां पर क्या करें, ए पढ़ोगे डी पढ़ोगे, दोनों पढ़ के सही लग रही हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज एलिमिनेशन मेथड के बाद नेक्स्ट स्टेप, आप पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि ट्रू फॉल्स बता दो, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट बता दो। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स स्कैरसिटी। इंप्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। रिसोर्स को स्कैरसिटी की वजह से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। अब आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि मुझे ए और डी में से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखना है। स्कैरसिटी से पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरी वांट सारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, और डी पॉइंट, मुझे ओवर टाइम रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो आंसर आपको लॉजिकल ज्यादा कौन सा लगेगा, पॉइंट नंबर ए ज्यादा लॉजिकल लगेगा। अदरवाइज आप बैठे रहोगे, आईसीआई को गालियां देते रहोगे कि ए और डी दोनों सही है, बोथ ए और डी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ इट इज डन। आईसीआई खुद बोलता है whenever more than one answer is looking probable, you have to find the most appropriate, and the only thing to do most appropriate is क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फिर से पढ़ो। तो ये मैंने आपको बता दिया। तब क्या करना है जब एक से ज्यादा आंसर सही लगे। अगली चीज, कुछ बच्चे नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर रहे होते हैं, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करके दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हो, और बाकी दो में डाउट है, मेरा पर्सनली मानना है गो फॉर इट, आप चांस ले लो, चांस ले लो। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि अगर आपको दो ऑप्शन के अंदर डाउट है, देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर सही होगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग करो भी तो 0.25। अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से चलो ना, ऐसे 10 क्वेश्चन आप तुक्का मारते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मोर मार्क्स इज मोर, क्योंकि अगर सही हुआ तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत होगा 0.25, एंड सही या गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। ये चीज मैं तभी कह रहा हूं अगर आप दो आंसर्स को एलिमिनेट कर पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, खासकर मैथमेटिक्स में तो जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन, जहां पर पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर छोड़ दिया था, वो टॉपिक का आइडिया ही नहीं। वहां पर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग मत लेना। सो
बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को कब क्वेश्चन छोड़ना है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप एलिमिनेट करके उसको 2 ऑप्शन तक ले आ रहे हो, ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की ऑड्स आपके फेवर में है उस केस में, लॉजिकली सोचो। मगर अगर आप 3 को ऑप्शंस पे डाउटफुल हो या आपको कोई आइडिया ही नहीं है, देन यू कैन स्किप द क्वेश्चन। इन दैट केस आई विल नेवर सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है जी। आगे लास्ट में कुछ ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों वाली, जो मैंने सोचा आपको बता दूं। ओएमआर शीट, अब आपको पता होगा आपका एमसीक्यू आपको ना टिक नहीं करने, ओएमआर शीट होती है जो जिसमें सर्कल्स होते हैं, डार्क करना होता है, उस ओएमआर शीट के अंदर आपको आंसर लिखना है। कुछ बच्चे हर बार ये गलती करते हैं कि ओएमआर शीट सोचते हैं लास्ट में फिल करेंगे। मुझे नहीं पता ऐसा खुद उनको मन करता है या किसी फैकल्टी ने उनको बोला होता है, बट मेरा पर्सनली मानना है वो गलत तरीका है। लास्ट में अगर ओएमआर शीट फिल करोगे ना भाई, गलती से अगर गलत फिल कर दिया लास्ट में टाइम की वजह से, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। साथ साथ ही ओएमआर शीट फिल करो, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर मैथमेटिक्स आल्सो एंड इकोनॉमिक्स आल्सो। और एक चीज जरूर याद रख लिया करो, सीक्वेंसिंग चेक करते रहा करो। सीक्वेंसिंग का मतलब हर 5-10 क्वेश्चन के बाद ना चेक करते रहा करो कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है तो ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 10 को ही फिल कर रहे हो ना। क्योंकि कई बार गलती क्या होती है, आप एक आगे या एक पीछे चल रहे होते हो और वो मिस्टेक आपको लास्ट में रियलाइज होती है, और उस समय कुछ भी तरीका नहीं होता हमारे पास उसको ठीक करने का। तो सीक्वेंसिंग हर 5-10 क्वेश्चन के बाद चेक करते रहा करो, मेरी सीक्वेंसिंग ठीक चल रही है ना। मैं इधर से क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं तो उधर भी क्वेश्चन नंबर 10 फिल कर रहा हूं ना। ऐसे तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर 9 फिल कर रहा हूं। वहां पर सीक्वेंसिंग टाइम पे गलती पकड़ी जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इट कैन क्रिएट अ डिजास्टर। So these were small little tips regarding MCQ question for foundation which I wanted to give you. आपकी कोई और डाउट है और स्पेसिफिक डाउट है तो यू कैन इंस्टाग्राम मी द डाउट एंड आई लेट यू नो द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स from CA Foundation. This was Sanchit Grover. Thank you so much.